तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आगामी एग्ज़ाम रेलवे और टेक्नीशियन को देखते हुए हमारे ग्रुप के द्वारा ये साइंस का सीरीज़ चलाया जाता है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से उपस्थित हुए हैं। उसमें बताइएगा क्वेश्चन, जो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? 32 है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक का क्या नाम है? प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है, ठीक है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो एक गतिशील कार में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। और एक ढलान पे से लुढ़कता हुआ गेंद में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा उसमें निहित होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्वि विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के अनुसार, ठीक है। आगे बताइएगा तो एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी? एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने दर्पण को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी आभासी में छोटा बड़ा में बताना है। आभासी बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितना सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। लिटमस विलयन किस चीज़ से यानी प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो गति का दूसरा जो समीकरण है वो किस चीज़ के? स्थिति और समय के बीच, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? NO के द्वारा निरूपित किया जाता है एवोगाड्रो संख्या। बता दीजिए एवोगाड्रो संख्या का मान, ठीक है, 6.022 गुने 10 के पावर 23। उसके बाद बताइएगा तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद तत्व को क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में एकमात्र अधातु है, कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किस चीज़ के कारण बढ़ती है? आयाम के बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है। बताइए, आगे बताइएगा तो कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दाब जो होता है वो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। और बताइएगा प्रतिरोध किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। बता दें एक उभयलिंगी पुष्प का नाम बताइएगा तो? सरसों, ठीक है। और एक लिंगी का बताइएगा तो? पपीता, तरबूज, ये सब एक लिंगी है। उसके बाद बताइए प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है, ठीक है। बताइएगा एक साइकिल की गति को अगर दोगुनी कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ऑक्सीजन के अणु के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है? दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए जो फेनोफ्थलीन को सिरके के जल के घोल में डालने पर उसका रंग कैसा होगा? फेनोफ्थलीन यानी सिरका हो जाएगा। सिरका क्या है? अम्लीय है, तो फेनोफ्थलीन अम्लीय में कैसा? रंगहीन होता है। इसमें आंसर लिया है रंगहीन। फेनोफ्थलीन को सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। आगे बताइएगा कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण अदरक। एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइएगा? CnH2n-2, ठीक है। और एल्कीन का? CnH2n। और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? ये क्लोरीन अणु हो जाएगा। क्लोरीन अणु जो है वो गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। बल का इकाई बताइएगा तो?
न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में किस चीज़ का अनुपस्थित होता है? नहीं, पुष्प अनुपस्थित होता है। उसमें टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत जो पौधा आता है उस पादप में जड़, तना, पत्ती ये सब होते हैं, लेकिन पुष्प अनुपस्थित होता है। उसके बाद बताइएगा तो जब पुष्प नहीं बनेगा तो फल तो होगा ही नहीं। उसके बाद बताइएगा तो किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? देवदार हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ये। उसके बाद बताइएगा तो किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको एक भाषा में उर्वरीकरण भी कहा जाता है। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आगे बताइएगा, प्रकाश का फिलामेंट बनने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बता दीजिएगा तो संकेत क्या होता है? W होता है। और टंगस्टन का परमाणु संख्या बता दीजिएगा, 74 होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। ठीक है। एक एग्जाम्पल बताइए ऑर्थोपोडा का। कॉकरोच, कीट पतंग सब ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? एस्क्लेनकाइमा, जिसको दृढ़ ऊतक भी कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होता है जिसमें ऊष्मा क्या होता है? दिया जाता है या उसमें से निकलता है? जिसमें से निकलता है वो ऊष्माक्षेपी हो जाता है, और जिसमें ऊष्मा दिया जाता है वो ऊष्माशोषी होता है। बता दीजिएगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसा अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश श्वसन बताइए कैसा अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो श्वसन का बता दीजिएगा जो अवशिष्ट उत्पाद क्या है? श्वसन का मुख्य उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य उत्पाद हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। आगे बताइएगा तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ठीक है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? एस्क्लेनकाइमा। ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर होगा। बताइए कोयला कार्बन का अपर रूप है या नहीं? नहीं है। ठीक है। हीरा है, फ्लोरीन यह भी है। ठीक है। बता दीजिएगा तो एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का चालन करता है? ग्रेफाइट। बता ग्रेफाइट ये कार्बन का अपर रूप है या नहीं है? है। ठीक है। उसके बाद आगे बताइएगा तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पाइसीकरण करता है। ठीक है। उसके बाद पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करता है? सोडियम पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मैग्नीशियम जो धातु होता है वो बताइए शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं करता है? नहीं करता है, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो सोना, चांदी, सीसा ये सब धातु जो है ये जल के साथ ठंडा या गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मानव पाचन तंत्र में किस में पित्त का स्राव होता है? यह यकृत के में होता है। बताइएगा वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले गति का समीकरण कौन सा है? पहला समीकरण है। समीकरण बताइएगा। v बराबर u प्लस at। ठीक है। किस वर्ग के प्राणियों में गर्म रक्त होता है? पक्षी वर्ग के प्राणियों में गर्म रक्त होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा त्वरण का ऐसा मात्रक बता दीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद 18वें तत्व में कौन सा तत्व होता है? 18वें ग्रुप में अक्रिय गैस होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। और पुतली को कौन नियंत्रित करता है? ये परितारिका। ठीक है। और पुतली को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यूपिल कहा जाता है। और परितारिका को आइरिस। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है किस माध्यम से? कॉर्निया के माध्यम से। उसके बाद बताइएगा तो आगे निम्न में से कौन एक अक्रिय, ये ऑप्शन के हिसाब से क्रिप्टॉन हो जाएगा अक्रिय गैस का उदाहरण। सूर्य
जो है सूर्य में ऊर्जा जो होता है वो किस रूप से नाभिकीय संलयन रूप से सूर्य का ऊर्जा होता है। उसके बाद बताइएगा तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है, जीन हो जाएगा वंशानुक्रम की इकाई। आगे बताइएगा तो संभारिकों में किस चीज़ की संख्या समान होती है? द्रव्यमान की संख्या संभारिकों में समान होती है। और परमाणु संख्या जो समान होता है उसको क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। और न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान होता है उसे सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आगे एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? पुष्प में स्थित होता है। ठीक है, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार ग्रंथि में एमाइलेज और टाइलिन दोनों पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। W बराबर mg होता है, जहाँ m 10 kg और g का मान 9.8 यानी 98 न्यूटन हो जाएगा। बताइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइएगा। C3H8। ठीक है, उसके बाद बताइए गैस गिरते हुए नारियल में कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बताइएगा। बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? पहला में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है, कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? अवरक्त विकिरण होगा। उसके बाद बताइए किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरा नियम पर आधारित है। ठीक है, और इसी को क्या बोला? संवेग संरक्षण का नियम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो संवेग में क्या चीज़ होता है? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग में हम पूछे जो क्या चीज़ होता है, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो एसपीडी का जितना भी होमवर्क था वो करा दिया गया है। अब आगे यूथ का साइंस देखते हैं। इसमें फिजिक्स में जो आज है क्वेश्चन वो बताइएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। दाढ़ी बनाने वाले आईना में। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? नहीं, छेद हो जाएगा, वो द्वारक को छेद कहा जाता है, जिसे अपर्चर भी कहा जाता है। हम क्वेश्चन पूछे हैं किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा तो एक विमान दर्पण के लिए छवि क्या है? विमान दर्पण बोला जाता है। इसका आंसर लिया है आभासी और पार्श्व में उल्टा हो जाएगा। आभासी और पार्श्व में उल्टा हो जाएगा, यानी विमान दर्पण समतल दर्पण को बोला जाता है या उत्तल दर्पण, यही दोनों में से कोई होगा। पार्श्व में उल्टा तो समतल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है ये कौन सा दर्पण हो सकता है? +15 है। यदि किसी ये उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आगे बताइएगा तो यदि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। सही है। उसके बाद बताइएगा आगे का क्वेश्चन एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाला छवि कैसा होगा? ये आभासी और छोटा होगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाहनों के साइड व्यू मिरर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वाहनों के अग्रदीप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप हेडलाइट। हाँ, अग्रदीप को हेडलाइट, यानी रेलवे जो है वो कई भाषा में एक ही क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए हेडलाइट को कहीं कहीं अग्रदीप भी लिखा हुआ रहता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बताइएगा तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन जो निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? सुन लीजिएगा ऑप्शन
सर्च लाइट में, सौर भट्ठी में, पश्चदर्शी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में। पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। आगे बताइएगा, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण यदि 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 ही डिग्री होगा। ठीक है, अब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, एक अपसारी दर्पण को कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? अपसारी दर्पण हो जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धी अनंत पर, यानी कि बहुत बड़ा हो बनेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बताइए, यदि किसी वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? सी के परे बने। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन, जो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन हो गया, टॉर्च में, सेविंग दर्पण में, रियर व्यू दर्पण में, तो यही रियर व्यू दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जो आवर्धन का फॉर्मूला बताइएगा, तो -v/u और h' भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद बताइएगा, तो आवर्धक शीशा होता है, मतलब किस लेंस को आवर्धक शीशा बोला जाता है? उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा बोला जाता है। ठीक है, आवर्धक क्षमता का फॉर्मूला बताइएगा, 1+d/f। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद बताइएगा, आभासी को सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? आभासी की सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? यानी कि सीधी छवि है तो आवर्धन यानी धनात्मक होनी चाहिए, और उल्टी छवि होगा तो आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बताइएगा, श्वेत प्रकाश का एक घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बताइएगा, तो श्वेत प्रकाश कितने वर्णों में विभक्त होता है? 7 वर्णों में विभक्त होता है। ठीक है, और जो इस वर्णों में विभक्त होता है इस क्रिया को क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, और ये 7 वर्ण जिस पट पर प्राप्त होता है उस पट को क्या बोला जाता है? वर्णपट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलिए, वर्णपट या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको। उसके बाद बोलिएगा क्वेश्चन, जो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागती है और इसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितना मिनट आगे या 2 मिनट बाद दिखाई देता है? और यानी कि सूर्यास्त के 2 मिनट बाद और सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है जी। इसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, जो साइन आई और साइन आर के अनुपात को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है, यानी अपवर्तनांक कहा जाता है। और ये इसका नियम कौन दिया था? स्नेल दिया था, इसलिए स्नेल का नियम कहा जाता है इसे। आगे बताइएगा क्वेश्चन, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या चीज़ बदल जाता है? वेग बदल जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बताइएगा, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना ये किस चीज़ के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद निर्वात में बता दीजिएगा प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद पानी में बताइएगा प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और तारपीन के तेल में बता दीजिएगा तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, किस चीज़ का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जाती है? स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जाती है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लिया है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित और अपवर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं।
यही अपवर्तन का नियम है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? नहीं, फिर से चारों रंग सुनिए, बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा नारंगी रंग। नारंगी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। उसके बाद बताइएगा तो ये तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो वर्षा की बूंद जो होता है वो गोलाकार किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार गिरती है। उसके बाद बताइएगा तो रात्रि के समय डैश के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा यानी प्रकाश की दिशा में विचलन का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों के चमकने के पीछे उच्च तापमान। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो निम्न में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन सुनिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण होना, तारों का टिमटिमाना, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण होना और अस्त होते हुए सूर्य के रंग का लाल होना। तारों का टिमटिमाना। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आगे क्वेश्चन बताइएगा, एक चम्मच जो पानी में रखे हुए स्थिति में टेढ़ा दिखाई देता है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, निम्नलिखित में से हीरे की चमक किसका योग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा का चमक होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 1.303 1.0003 होता है। हीरा का अपवर्तनांक बता दीजिएगा। 2.42 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक बताइएगा। 1.50 होता है। ठीक है, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 5.2 होता है, 1.52 होता है। ये सब अपवर्तनांक एनसीईआरटी में एकदम चार्ट बना के लिखा हुआ है। आगे बताइएगा, हाँ, केरोसिन का अपवर्तनांक भी 1.44 होता है। आगे बताइएगा तो आगे क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आगे का क्वेश्चन बताइएगा तो निम्न में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? ऑप्शन सुनिएगा, हवा, टर्पेंटाइन, बेंजीन और पानी। तो सबसे कम सघन होगा हवा होगा जाएगा इसका आंसर। आगे बताइएगा क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो धीमा हो जाता है तथा उसका वेग क्या हो जाता है? वेग ही धीमा हो जाता है और वो विचलन यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है और उसका वेग घट जाता है। आगे का क्वेश्चन बताइएगा, जब क्या बोले? आगे सुनिएगा, आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन सुनिएगा, पेट्रोल, तेल, हवा और हीरा। तो इसमें भी अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा हवा का। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, यह किस कारण से होता है? तो मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है और इस दृश्य को मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, जब कोई किरण उत्तल लेंस
जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यह अपवर्तित के बाद यह किरण कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। उसके बाद लेंस की प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत जो किरण होता है वो किरण अविचलित रहेगी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरेगा वो बिना विचलन का गुजर जाएगा। ये अपवर्तन के बाद इसका विचलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया गया है। अब आगे केमिस्ट्री को देखते हैं। तो केमिस्ट्री में बताइएगा क्वेश्चन, जो निम्न में से किसके द्वारा दिया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों के खोज के लिए प्रेरित करता है? ये मेंडलीफ हो जाएगा। क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिएगा, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो ये मेंडलीफ हो जाएगा। आगे बताइए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले यहाँ हो चुका है, 72 में। ठीक है, 1872 में। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये, मतलब आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ के द्वारा कब किया गया था? 69 में मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी का खोज किया गया था और 1872 में ये जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह को लेता है? गैलियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ के द्वारा किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मोसले के द्वारा किया गया। उसके बाद बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो परमाणु संख्या 30 हो जाएगा जिंक का, उसका स्थान पूछे हैं, यानी वर्ग और आवर्त में बताइएगा। तो इसका जिंक का वर्ग हो जाएगा 12वें वर्ग में और आवर्त हो जाएगा 4था आवर्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, तो हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 17वें समूह में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या चीज़ है? हैलोजन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो ये स्ट्रंजर गैस यानी अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, जेनॉन हो जाए। जेनॉन ये क्या चीज़ है? अक्रिय गैस है। सही है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 वाले तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा धातु जाना जाता है। और समूह 1 वाले तत्व को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और समूह 17वें वाले तत्व को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। समूह 16वें वाले तत्व को चैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है। समूह 18वें वाले तत्व को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं? 94 पाए जाते हैं। उसके बाद बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में मौजूद तत्वों में किस चीज़ की समानता होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की समानता होती है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? +2 होगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक बताइएगा। 4 होता है। ठीक है, और बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है? Be होता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का बताइएगा परमाणु SR। ठीक है, प्रतीक SR होता है और इसका परमाणु क्रमांक, स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 38 होता है। ठीक, बताइएगा,
बेरियम का परमाणु क्रमांक बताइएगा। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है। बहुत अच्छा जवाब। बेरियम का उपयोग एक उपयोग बताइएगा कहाँ किया जाता है? पटाखा में किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। पटाखा में बेरियम का उपयोग किया जाता है और बेरियम के कारण पटाखा में किस हरा रंग का निकलता है, और यानी पटाखा से जो लाल रंग निकलता है वो स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक कितना अभी पूछे थे? 38। ठीक है, उसके बाद बता दीजिएगा तो कैल्शियम का बताइएगा परमाणु क्रमांक 20 होता है। ठीक है, रेडियम का उपयोग बता दीजिएगा क्या होता है? हाँ, सड़क लाइन में दुर्घटना से बचने के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है रेडियम का उपयोग। तो रेडियम का परमाणु क्रमांक बताइएगा तो। हाँ, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है। बता दीजिएगा पारा का परमाणु क्रमांक बताइएगा। 80 होता है। ठीक है, और सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है। उसके बाद बता दीजिएगा प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक, प्लेटिनम का 78 होता है। सोना का 79 होता है। सुन लीजिएगा एक बार फिर से, प्लेटिनम का 78 होता है, सोना का 79 होता है, पारा का 80 होता है और सीसा का 82 होता है। इसी और बता दीजिएगा चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। आयोडीन का बता दीजिएगा 53 होता है। ठीक है, उसके बाद बता दीजिएगा तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। नियोन का 10 होता है। ठीक है, नियोन का 10 होता है। उसके बाद बता दीजिएगा आगे का क्वेश्चन बताइएगा, जो निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? तो दूसरे समूह से संबंधित बता दीजिएगा मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कौन से समूह में रखा गया है? फास्फोरस को 15वें समूह में रखा गया है। उसके बाद बताइएगा तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक बता दीजिएगा। 15 हो जाएगा। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक भी 15 हो जाएगा और इसे 15वें समूह में भी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आगे का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह को 17वें समूह में रखा गया है? बताइएगा हेलोजन। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लेना था। हेलोजन बताए, यानी हेलोजन का जितना भी तत्व है वह सबको 17वें समूह में रखा गया है। ठीक है, ये होता है हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, उसके बाद आगे बताइएगा तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मोसले ने किया था। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन, जो यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो यह समूह किससे संबंधित है? सेकेंड, यानी कि दूसरे समूह से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक है, उसके बाद बता दीजिएगा तो ये कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा तो कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है और कोर इलेक्ट्रॉन 18 गो, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना भी इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो सारे के सारे कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन, तांबा का संकेत बताइएगा। संकेत पूछे हैं, Cu होता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है, प्लेटिनम का संकेत बताइएगा। प्लेटिनम का संकेत Pt होता है और प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक अभी तुरंत बताइए 78 होता है। ठीक है, चांदी का बताइएगा तो 47 होता है। चांदी का बता दीजिए, संकेत बता दीजिए। Ag होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो सोना का बता दीजिएगा तो Au होता है और इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा तो तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितना होता है? डी, यानी 3 ही होगा। जितना आवर्त होगा उतना ही उसके कक्षा का संख्या होगा। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइएगा तो तीसरी आर्गन हो जाएगा। तीसरी अवधि यानी अवधि को आवर्त बोला जाता है। तीसरे आवर्त और 18वें समूह में आर्गन गैस को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को किस आधारित पर वर्गीकृत किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा
आधुनिक आवर्त सारणी में बताइएगा छठे आवर्त में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? 32 हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? तीसरे आवर्त में 8 गो होगा। चौथे पहले आवर्त में 2 होगा, दूसरे आवर्त में 8 होगा, तीसरे आवर्त में 8 होगा, चौथे आवर्त में, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 होगा और सातवें आवर्त में अपूर्ण होता है 32 अपूर्ण होगा। उसके बाद बताइएगा आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल तत्व कितने उपस्थित होता है? 18, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग ए के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के समान वर्ग के तत्वों में किस चीज़ की समानता होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की समानता होती है। बताइएगा सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? बाईं या दाईं? दाईं ओर पाई जाती हैं, क्योंकि क्लोरीन और सल्फर जो है ये अधातु है और अधातु आवर्त सारणी में बाईं ओर है। बताइएगा, सॉरी दाईं ओर है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो यानी एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक को यानी किस किस समूह को एस ब्लॉक कहा जाता है? 1 और 2 के समूह को एस ब्लॉक कहा जाता है। और पी ब्लॉक किस समूह को? 13 से 18 को पी ब्लॉक कहा जाता है और डी ब्लॉक 3 से 12 को डी ब्लॉक कहा जाता है। और एफ ब्लॉक नीचे में जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट का जो वो उसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बताइएगा तो पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? पांचवें आवर्त में सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा है? इससे पहले ये बता दीजिए कि धात्विक गुण जो होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो पांचवें आवर्त में सर्वाधिक जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा रुबिडियम, जो पांचवीं आवर्त में है और पहले समूह में है रुबिडियम हो जाएगा, वो सर्वाधिक धात्विक तत्व हो जाएगा। बताइएगा तो लेंथेनाइट का परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? लेंथेनाइट समूह का जो परमाणु क्रमांक है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 58 से 71 तक होता है, ठीक है। उसके बाद अब बताइएगा लेंथेनियम जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक बताइएगा। 57 होता है। लेंथेनियम का परमाणु क्रमांक 57 होता है और लेंथेनाइट का जो समूह है वो 58 से 71 के बीच रखा गया। और एक्टेनियम का बता दीजिएगा तो 89 होता है, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग-जैग रेखाएं किस चीज को अलग करती है? धातु और अधातु को अलग करती है। और जिग-जैग लाइन पे कौन सा चीज अवस्थित है? उपधातु अवस्थित है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु बताइएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जितना भी होमवर्क था उसको करा दिया गया है। अब आगे फिर बायोलॉजी में चलते हैं। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन बता दीजिएगा, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है। उसके बाद बताइए पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, किस चीज़ में परिवर्तित किया जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है, बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद बताइएगा तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से टाइलिन भी होता है, इसमें एमाइलेज ऑप्शन में दिया हुआ है तो एमाइलेज हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बताइएगा तो निम्न में से कौन मानव आहार नाल का भाग नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, मुख्य गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय और बड़ी आंत। वायु कोशिका जो है वो आहार नाल का भाग नहीं है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? ये वसा का पाइसीकरण होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, पित्त जमा पित्ताशय में होता है और पित्त का काम क्या होता है? ये वसा का पाइसीकरण करता है। आगे बताइएगा गले में किस चीज़ के छल्ले मौजूद होते हैं?
उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। उसके बाद बताइएगा, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में होता है बताइएगा तो रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा तो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। ग्रसनी जो होता है वो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य कॉमन मार्ग होता है। यकृत का कार्य बताइएगा तो क्या होता है? यकृत पाचन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, उस दिन गलती लग गया था। आगे बताइएगा, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आगे क्वेश्चन, मानव शरीर में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है? मानव शरीर में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायां अलिंद से। फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वो बायां अलिंद से जुड़ा रहता है। बताइएगा तो मानव शरीर में ये मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर में चारों चैम्बर का नाम बताइएगा। ठीक है, दायां नीले, 2 अलिंद 2 नीले, यानी बायां अलिंद बायां नीले और दायां अलिंद और दायां नीले। अलिंद और नीले में बताइएगा तो कि अलिंद और नीले में किस चीज़ का दीवार जो होता है वो मोटा होता है? नीले का दीवार मोटा होता है, ठीक है। नीले का दीवार मोटा होने का कारण बताइएगा। क्योंकि नीले में शुद्ध रक्त का यानी शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त का जो धमनी के माध्यम से प्रवाहित होता है और धमनी में यानी प्रेशर ज़्यादा होता है, इस कारण से नीले का दीवार मोटा होता है। उसके बाद बताइएगा, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन का दाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। इसमें 120 क्या चीज़ है? 120 कर्माकुंचन हो जाएगा और 80 हो जाएगा अनुशीतलन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए तो रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? ये प्लेटलेट्स हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त के थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है क्या चीज़? फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, जो निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप से परिवहन करता है? प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा हो जाएगा जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप से परिवहन करता है। उसके बाद बताइएगा तो तरल कैसा उत्तक है? रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो ये हड्डी जो है वो किस उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मानव शरीर का हृदय जो है इसका कार्य क्या है? पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? रक्त में। ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा आंसर। ऑप्शन सुन लीजिए, आरबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लाज्मा। आरबीसी में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, रक्त अस्कंदन में किस चीज़ कौन सा चीज़ मदद करता है? प्लेटलेट्स मदद करता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम बताइएगा। स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, स्पाइरोमीटर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? स्पाइरोमीटर का उपयोग मानव फेफड़ों की श्वसन दर मापने के लिए किया जाता है। मानव फेफड़ों की श्वसन दर मापने के लिए
स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा तापमान मापने के लिए यानी कि मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, पारा का उपयोग किया जाता है, जो कि पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर गलित अवस्था यानी द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है, तो लसिका हो जाएगा। लसिका होता है आंत से पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है। आगे का क्वेश्चन बताइएगा, जो मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन भी होमवर्क से जितना था वो करा दिया गया है। अब आगे करंट का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बताइएगा करंट में जो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन से हैं, टीवी सोमनाथन है, बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद बताइएगा तो रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी, जो कि आज के टेस्ट में क्वेश्चन था। उसके बाद बताइएगा तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, राजस्व सचिव कौन है अभी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। रक्षा सचिव कौन है, ये है राजेश कुमार सिंह। उसके बाद बताइएगा तो उपराष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में, जगदीप धनखड़, ये कैमे क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। और प्रधानमंत्री कैमे क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं। और राष्ट्रपति कैमे क्रम, 15वें क्रम, ठीक है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो 15वें क्रम के हैं और उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, राजीव कुमार हैं, ये कैमे क्रम के हैं, 25वें क्रम के हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेंज हुआ, इसमें तो रेखा शर्मा ही लिखा हुआ, बताइएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है, ये क्या में गवर्नर है, 25वें है। उसके बाद बताइएगा तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी, नहीं, ये हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। उसके बाद बताइएगा तो आगे का क्वेश्चन बताइएगा तो नाटो के बता दीजिएगा, महासचिव बता दीजिएगा तो मार्ग रूटो हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिएगा आसियान के महासचिव, आसियान के महासचिव हैं, क्या बोले थे, लिम जोक होई हैं, जो कि कहाँ के हैं, ब्रुनोई के हैं। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है अभी, अजय बंगा, कैमे क्रम के हैं, ये 14वें क्रम के हैं। बता दीजिएगा तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक अभी कौन है, बिल नेल्सन है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन आगे बता दीजिएगा तो सीएम यानी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है ये किनके द्वारा चलाया, कौन राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसके द्वारा चलाया गया है, नहीं, झारखंड के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद सुभद्रा योजना किसके द्वारा चलाया गया, उड़ीसा के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जो है ये कौन सरकार के द्वारा चलाया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद बताइएगा चिराग योजना हरियाणा के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। सड़क सुरक्षा बल पंजाब के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो
पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम बताइएगा। श्री विजयपुरम रखा गया है। उसके बाद बताइएगा आगे का क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है? 5 लाख के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? राजीव रंजन सिंह। उसके बाद क्वेश्चन बताइएगा, जो आज के आगे का क्वेश्चन, आज का जो यहाँ टेस्ट चलता है उस टेस्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन टेस्ट से बता दीजिएगा, जो पाचन के अंत में जारी ऊर्जा किस रूप में मिलता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में मिलता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, रुधिर में प्लाज्मा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? न्यूट्रोफिल्स के द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद बताइएगा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? सुन लीजिएगा ऑप्शन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और एड्रेनालिन। एड्रेनालिन पादप हार्मोन नहीं है। एड्रेनालिन एक प्रकार की जंतु हार्मोन है, जिसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, वेग का मान बदलने की दर को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखीय त्वरण। ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें स्पर्श रेखीय त्वरण हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? मुद्रा का नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, कौन व्यक्ति हाल ही में एनटीए के नए महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, प्रथम बौद्ध परिषद को देश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? आजाद शत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद बताइएगा था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, जो दो गोले को समान आकार के समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसमें इसका आंसर भी मतलब कि दूगो लगा है इसका। चलिए आगे का क्वेश्चन बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद बताइए, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है जो उसके पीछे गिर जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? रेलगाड़ी त्वरित हो रही है। उसके बाद बता दीजिएगा क्वेश्चन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ये ऑप्शन है, बताइएगा लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य जाना जाता है? नागालैंड जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताइएगा, सुमन। उसके बाद बताया, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। तो ठीक है, आज का टेस्ट का जो भी क्वेश्चन था वो भी करा दिया गया है, और आज का ग्रुप डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो पे प्यार बनाते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।